हेलो एवरीवन। आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस सीरीज में प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को इस क्लास में आज मैं कवर करूंगा। आई होप कि यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और यहां से हम आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर करना स्टार्ट अभी करेंगे। इसके बाद फिर फिजिकल के कुछ टॉपिक आएंगे और इनऑर्गेनिक के भी टॉपिक सीक्वेंस में आपको वन बाय वन कनेक्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों एज आई होप कि आज के सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। आप हम सब लोग इसको एंजॉय करेंगे। इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन है, कई सारे कॉन्सेप्ट है जो वन बाय वन हम लोग इसको सीखेंगे। और ये सेशन जो बच्चे 10th मूविंग जो बच्चे 10th का एग्जाम दिए हैं, 11th मूविंग है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नीट जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी काफी उपयोगी है। तो आइए प्यारे बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, मींस इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली प्यारे बच्चों इसमें हम लोग शुरू क्या करते हैं कि यहां से आपको पता है, आप सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली किसका स्टडी है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का स्टडी है ना। क्योंकि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स का नंबर 118 है, 118 एलिमेंट्स है। उस 118 एलिमेंट्स में से कार्बन एक एलिमेंट्स है और उस एक सिंगल कार्बन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं मोस्टली, और उसके स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने स्लाइड पे और इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल ही स्टार्ट से हम लोग जो है इसको लेके जा रहे हैं, इसलिए आपको कहीं भी अगर आप इसमें कुछ भी नहीं आपको जान रहे हैं टॉपिक के बारे में, आप वन बाय वन इस लेक्चर को कवर कीजिए। आप डेफिनेटली आप जो है बेस से लेके हम लोग जो है टॉप पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो देखिए यहां ध्यान देने योग्य बात है कि ये बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री का ब्रांच है। एज आपको पता है प्यारे बच्चों, बेसिकली ब्रॉडली केमिस्ट्री में 3 ब्रांच हैं जो आपके सिलेबस में है। ऐसे है तो उससे ज्यादा भी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री के, बट ब्रॉडली अगर कहा जाए, क्योंकि देखिए लोअर क्लासेस में हम लोग जब पढ़ते हैं 9th-10th में तो वहां सिर्फ केमिस्ट्री होता है ना। लेकिन जब आप 11th-12th में आते हैं तो यहाँ केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो जाते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हालांकि एनसीईआरटी के सिलेबस में हमारा जो सारे चैप्टर्स अलग अलग नहीं है कि ऑर्गेनिक के अलग बुक्स हैं, इनऑर्गेनिक के अलग बुक्स हैं और फिजिकल के अलग बुक्स हैं। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है ना। वो सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के चैप्टर, फिजिकल के और इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर सीक्वेंस में अरेंज है, 11th में भी हैं और 12th में भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ, यहां ध्यान दीजिएगा, व्हिच डील्स विथ अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब यहां पे मेन कंसर्न है किससे? कार्बन से, है ना। अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब इसमें फिर यहां ध्यान दीजिए, स्पेशली हाइड्रोकार्बन, है ना, इस पे ध्यान रखना है। किसका स्टडी है? ये कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का स्टडी है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। मतलब कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी, है ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का स्टडी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसमें स्पेशली हाइड्रोकार्बन के और उसके डेरिवेटिव का, है ना, ये क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। मींस यहाँ पे अगर हम लोग इसको नेट सेल में अगर हम बोलें तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन का स्टडी है, और उसमें कौन से कंपाउंड्स ऑफ कार्बन? जो या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, है ना। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको पता है, जैसे नेम से ही समझिए हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मींस व्हाट? हाइड्रो मींस हाइड्रोजन, कार्बन मींस कार्बन। वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंपोज्ड हैं, जो बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। अच्छा, हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे,
एक कार्बन होगा दूसरा हाइड्रोजन होगा, तभी हम उसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, है ना। हाइड्रोकार्बन होने के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी वो हाइड्रोकार्बन होगा। अदरवाइज मान लीजिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, उसके साथ कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट भी आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हेलोजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब वो हाइड्रोकार्बन बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव कहे जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात को ध्यान रखना है, ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये प्यारे बच्चों, इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो एलिमेंट के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल को अगर आप समझना चाहें, जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, तो मीथेन क्या है प्यारे बच्चों, ये है हाइड्रोकार्बन, है ना। इसी तरह से इथेन, C2H6, ये है हाइड्रोकार्बन। C2H6 में कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है, तो लेकिन है तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही, इसमें ना तो कोई ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना हेलोजन है, कुछ भी नहीं है। तो ये सभी क्या है, मीथेन, इथेन, है ना, इथिलीन, एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। सिमिलरली एक कंपाउंड बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है बेंजीन, है ना, आपको पता है बेंजीन, और ये बेंजीन क्या होता है, C6H6, ये है बेंजीन। तो देख लीजिए इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, तो बट इसमें है क्या, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए बेंजीन भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए इथाइल अल्कोहल, इज इट हाइड्रोकार्बन और नॉट, तो आप क्या बताएंगे आंसर, आप हमको कमेंट में इसका आंसर बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए इथाइल अल्कोहल इज इट हाइड्रोकार्बन और नॉट, तो आपके लिए मैं बता रहा हूं कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको पता होगा, बट अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि इथाइल अल्कोहल जो कि एक ड्रिंकिंग अल्कोहल है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, है ना, या कहिए C2H5OH, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है CH3CH2, इसका OH। तो देखिए ये है इथाइल अल्कोहल, है ना, ये इथाइल अल्कोहल है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए कि इसमें कार्बन है 1 और 2, हाइड्रोजन है 3+2+1, 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 है और 1 ऑक्सीजन भी है। तो इसलिए इसमें इस कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसको आप कभी भी हाइड्रोकार्बन नहीं बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बन होने के लिए कंडीशन है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, कोई थर्ड एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सो इथाइल अल्कोहल ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं, है ना। जैसे अगर आप इसको समझना चाहें, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, हाइड्रोकार्बन जो है ये है हाइड्रोकार्बन, ये क्या है, ये है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ये होगा अल्केन, अल्केन है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये CH4, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है मीथेन। सिमिलरली C2H6, ये क्या है, इथेन, ये है अल्केन फैमिली में मीथेन एंड इथेन, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। सिमिलरली अल्कीन, अल्कीन में हमारा क्या हो जाएगा, C2H4, ये इसका नेम है इथिलीन, इसको इथिलीन बोलते हैं। इसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है अल्कीन में, है ना, यहाँ 2 एग्जांपल, यहाँ 1 एग्जांपल। सिमिलरली अगर आप ले लीजिए कोई तीसरा एग्जांपल, जैसे लीजिए अल्काइन, अल्काइन, तो ये है C2H2, ये क्या है, एसिटिलीन, ये एसिटिलीन है। तो ये सारे जो हैं, अच्छा एक और ले लीजिए एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, जैसे कि है आपका C6H6, ये क्या है प्यारे बच्चों, बेंजीन है, ये है बेंजीन, और इसका जो स्ट्रक्चर बेसिकली होता है वो इस तरह से होता है, ये है बेंजीन, है ना। और यहाँ पे कार्बन कहाँ कहाँ है, इसको आप थोड़ा देखिए, मैंने लिखा है C6H6, तो देखिए ये है कार्बन,
ये सारे जो है डॉट मैंने जो दिया है ये कार्बन है। तो देख लीजिए कार्बन 6 कैसे हुआ, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन 6 हो गया। और हाइड्रोजन भी सभी जगह पे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, सभी कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसको आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है। तो आप देख लीजिए कार्बन 6 है इसमें, इस रिंग में कार्बन हो गया टोटल 6 और हाइड्रोजन हो गया 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन भी एक हाइड्रोकार्बन है। अब आप देखिए कि जो है ये हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं, तो जैसे कि आप देख लीजिए ये आपका है CH4, ये है मीथेन, और ये है हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है। अब इससे अगर आप क्या कीजिए, इससे H को माइनस कीजिए, इससे H को माइनस कीजिए और इसमें OH को प्लस कीजिए, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CH3। अगर आप इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो CH4 कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और ये OH इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा OH। तो अब देखिए ये मीथेन है लेकिन ये हाइड्रोकार्बन है, और ये मीथेन नहीं है, ये क्या है, ये है मिथाइल अल्कोहल। ये क्या है, मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल और इसको बोलेंगे अल्कोहल, तो ये है मिथाइल अल्कोहल। और ये जो मिथाइल अल्कोहल, अब ये जो है मिथाइल अल्कोहल, ये कंपाउंड अब जो हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये कहलाएगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आपको यहां तक आपको क्लियर हो गया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हाइड्रोकार्बन का स्टडी करते हैं और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने स्लाइड पे। तो यहां तक हमारा पिक्चर क्लियर हो गया। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। मैं आपको ईच एंड एवरी वर्ड को डिटेल में बताने का कोशिश कर रहा हूं, निश्चित रूप से ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा, है ना। तो ये हमारा डिफिनेशन क्लियर हो गया कि इसको हम लोगों ने डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें हाइड्रोकार्बन क्या है और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों, तो उसमें एक बात तो निश्चित है कि कार्बन उसमें होंगे ही होंगे, डेफिनेटली होंगे, है ना। बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 118 एलिमेंट्स में से कार्बन एक सिंगल एलिमेंट है, और उसी के कंपाउंड का स्टडी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो कार्बन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन एलिमेंट है। ये क्या है, मेन एलिमेंट है। कार्बन इज द मेन एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए कार्बन तो मेन एलिमेंट है ही, लेकिन कार्बन सिर्फ कार्बन से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन जाता, कार्बन के साथ कोई दूसरा और तीसरा एलिमेंट का भी होना जरूरी है। तो यही लिखें, along with carbon the other elements which are generally present in the organic compounds are, मतलब कार्बन तो मेन एलिमेंट है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट्स जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं वो जनरली क्या क्या हो सकते हैं, वो या तो हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन होंगे, नाइट्रोजन होंगे, हेलोजन होंगे। इसको थोड़ा मैं इस तरीके से लिखता हूं, हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ जनरली या तो हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, हेलोजन होते हैं, या फास्फोरस होते हैं, या सल्फर होते हैं। अब ये जो हेलोजन है, हेलोजन एक पूरे फैमिली का नेम है। तो हेलोजन में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हेलोजन बोलते हैं, और इस हेलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्स लिखे हैं, मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन मेन एलिमेंट्स है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसमें कार्बन के साथ साथ जो दूसरे एलिमेंट्स जनरली प्रेजेंट होते हैं वो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस एंड सल्फर।
हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मैंने आपको बताया कि कार्बन मेन एलिमेंट्स हैं और कार्बन के कंपाउंड का ही स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। बट मतलब कार्बन के कंपाउंड मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं, है ना। कार्बन के कंपाउंड मोस्टली क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक होते हैं। बट फ्यू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी होते हैं, है ना। मतलब आप ये समझिए कि जो 118 एलिमेंट्स हैं उन सभी में से, मतलब 118 में से एक को माइनस कर दीजिए, मतलब कार्बन को माइनस कीजिए तो 117 हो गया, 117 हुआ। 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड का स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड का स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है प्यारे बच्चों, कि कार्बन के मोस्ट ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक होते हैं, बट देर आर फ्यू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच इज कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो कुछ कार्बन के कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंसीडर किए जाते हैं या होते हैं। तो यही आप मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा, फ्यू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दीज आर। अब कौन कौन से कार्बन के कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर होते हैं, तो इसको यहां पे ध्यान रखिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कार्बन के होते हैं, है ना। अब वो कौन कौन से होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के ऑक्साइड। अब कार्बन का ऑक्साइड क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां मैंने लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों जो है कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, डेडली पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए डेडली पॉइजनस गैस, ये क्या है, डेडली पॉइजनस गैस, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो आपको बताया ही कि ये जो है ये क्या है, कार्बन, ये आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एज वेल एज कुछ और भी हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के बाइकार्बोनेट ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पूछा जाए CaCO3, ये कैल्शियम के कार्बोनेट है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो ये मेटल के कार्बोनेट है, बट ये कार्बन के कंपाउंड भी हैं। तो कोई अगर पूछे कि ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आप सिंपली अगर आप ये समझेंगे या जानेंगे कि कार्बन के कंपाउंड तो ऑर्गेनिक होते हैं, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा, ये तो कार्बन के ही कंपाउंड है, कार्बन के साथ इसमें ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी मेटल के कार्बोनेट जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, मेटल का कार्बोनेट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मेटल का बाइकार्बोनेट यहां देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये क्या है, बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें कार्बन के कंपाउंड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, बट ये जो कंपाउंड है ये कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर नहीं होगा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये बेकिंग सोडा है ना, ये है बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा है, और ये है आपका मार्बल है ना, या चौक है, ठीक है। तो मेटल के कार्बन, बस इसमें सिंपली यही जानना है कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेटल के कार्बोनेट, कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो सकता है, जिंक कार्बोनेट भी हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हो सकता है, कोई भी मेटल का कार्बोनेट होगा तो वो इनऑर्गेनिक होगा, कोई भी मेटल के बाइकार्बोनेट होगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो यहां तक क्लियर है कि हमारा ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस मैंने बता दिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी मैंने डिफरेंस बताया कि 117 एलिमेंट्स का स्टडी, 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड का स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स का स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का केमिस्ट्री। और इसमें जो एक्सेप्शन है वो मैंने यहां बताया कि कार्बन के कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्यारे बच्चों, अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्यारे बच्चों,
ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। देखिए इसको समझिए, इस चीजों को, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल होते हैं फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता तो लाइफ का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस अर्थ पे नहीं होता। तो अर्थ पे लाइफ के को सस्टेन करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ही वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आप इसमें ये कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें वाटर को माइनस कर दिया जाए तो मोस्टली कंपाउंड जिसके वो बने हैं वो उसका जो टोटल जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ही कंपोजिशन होगा। चाहे क्योंकि और लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के का जो बायोकेमिस्ट्री होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा कार्बोहाइड्रेट। यानी लिविंग सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, फैट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। तो इसलिए जो है ये बात लिखी गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। जैसे हमारे बॉडी की अगर बात किया जाए तो इसका जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा वेट का वो वाटर है, और वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन वाटर को छोड़ के एक्सेप्ट वाटर अगर ड्राई वेट की बात किया जाए तो इसमें मोस्टली जो होगा 99.9% जो कंपाउंड होगा वो ऑर्गेनिक होगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एपियर्स इन मटेरियल लाइक क्लोथिंग। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां कहां एपियर हो रहा है, कहां कहां इसका प्रेजेंस है, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां कहां प्रेजेंट है, एपियर हो रहा, क्लॉथिंग में मतलब कपड़े में, टेक्सटाइल में, फ्यूएल्स ईंधन है ना, जो कपड़ा चाहे सिंथेटिक हो या नेचुरल हो वो सभी का कंपोजिशन जो है वो जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मोस्टली जो कॉटन के वस्त्र होते हैं, सूती वस्त्र होते हैं, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो सेलुलोज होता है, और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सेलुलोज है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्लॉथिंग का में ये प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज के रूप में या डेकोरॉन या टेरिलिन के रूप में। फ्यूएल्स की बात करें, ईंधन, अब ये ईंधन क्या है प्यारे बच्चों, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, यही तो ईंधन है। एविएशन फ्यूएल्स ये सारे के सारे क्या हैं, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन है ना, सीएनजी, एलपीजी, सभी के सभी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये हाइड्रोकार्बन है मोस्टली। तो फ्यूएल के जो कंपाउंड्स हैं, फ्यूएल्स में जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली ये प्रेजेंट है। पॉलीमर के बारे में आपको पता है, जैसे नाइलॉन 6, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, टेफ्लॉन, ये सारे के सारे जो है देयर आर मेनी एग्जांपल। तो ये पॉलीमर्स में जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं, है ना। पॉलीमर्स में इसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं, ये ईंधन, और ये टेक्सटाइल यानी कपड़ा हो गया। डाई मतलब क्या होता है, कलरिंग एजेंट। डाई क्या है, ये कलरिंग एजेंट है, ये क्या है, कलरिंग एजेंट है ना। इससे कलरिंग एजेंट का डाई का मतलब क्या हो गया, जैसे कपड़े को हम लोग तैयार करते हैं और फिर उसमें अलग अलग रंग जो है उसमें ये बनाया जाता है, अलग अलग रंग के कपड़े, फिर उसमें प्रिंट किया जाता है। तो ये जो उसमें जो केमिकल कंपाउंड यूज होता है दैट इज कॉल्ड डाई, है ना, कलरिंग एजेंट होता है। इवन कि हम लोग अभी हेयर डाई का यूज करते हैं, है ना, हेयर डाई, वो सारे के सारे क्या है ऑर्गेनिक नेचर के हैं। टेक्सटाइल में इंडस्ट्री में जो डाई यूज होता है, अदर इंडस्ट्री में जो डाई का यूज होता है वो मोस्टली ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। मेडिसिन्स, ये देख लीजिए, मेडिसिन्स के बगैर तो हमारा लाइफ आप समझ जाइए कि क्या होता है। आए दिन हम आप या और भी लोग कभी न कभी बीमार पड़ते हैं, तो हम लोगों को जरूरत होती है मेडिसिन की, और मोस्टली मेडिसिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है ना। इसलिए प्यारे बच्चों आप इन चीजों को समझिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बगैर हमारा लाइफ बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, द एंड ऑफ लाइफ। लाइफ स्टार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से, और लाइफ का सस्टेनिंग, मेंटेनिंग एवरीथिंग वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उसमें एक मेजर रोल होता है।
आप देख लीजिए यहाँ मेडिसिन के रूप में आपका हो रहा है। तो मैंने बताया कि मोस्टली मेडिसिन जो होते हैं, इंटायर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक नेचर को होते हैं। दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ किस किस फील्ड को ये टच करता है, और उससे हमारे डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है। आप समझ लीजिए हमारा लाइफ ही स्टॉप हो जाएगा फ्यूल्स के बगैर। आप और हम 2 व्हीलर 4 व्हीलर का यूज करते हैं, या इंडस्ट्री रन करता है विदाउट फ्यूल, तो यूज नहीं वो स्टॉप हो जाएगा। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन के आगे बढ़ाते हैं इंट्रोडक्शन को। नेक्स्ट है हमारा प्यारे बच्चों, इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, स्टार्ट कहां से हुआ, ये तो मैंने बताया कि कहां कहां किन किन फील्ड को ये टच कर रहा। अब इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग समझते हैं। तो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स, है ना, ओल्ड। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का साइंस है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साइंस है, वो अप्रोक्सीमेटली, हालांकि अब 200 साल से ज्यादा का हो गया, लेकिन आप कह सकते हैं साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट मोर देन 200 ईयर ओल्ड। 200 साल पुराना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि आप देखिए आपके स्क्रीन पे एक साइंटिस्ट नजर आ रहे हैं, और इनका नाम है जॉन जैकब बर्जीलियस, है ना। इन्होंने एक थ्योरी दिया, और इस थ्योरी को बोला जाता है प्यारे बच्चों वाइटल फोर्स थ्योरी, प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस, जॉन जैकब बर्जीलियस, ए स्वीडिश केमिस्ट। ये एक स्वीडन के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, और केमिस्ट्री के साइंटिस्ट को हम लोग केमिस्ट बोलते हैं। तो ये इन्होंने क्या दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। अब पहले थोड़ा इस पे नजर डाल देते हैं। ये साहब हैं जॉन जैकब बर्जीलियस, ये उस समय के चोटी के साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के फील्ड के, और इन्होंने एक थ्योरी दिया वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। अब ये स्वीडन के थे, इनके बारे में दिया कि ये कब इनका जन्म हुआ, कब इनका ये डेथ हुआ, ये दिया है यहाँ पे। हालांकि इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका लेना देना ये कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इन साहब ने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है बर्जीलियस, और इसका संबंध इससे है ना, यही साहब है बर्जीलियस, ठीक है। तो बर्जीलियस साहब ने एक थ्योरी दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा मैं एक पेज लेता हूं। अब आप देखिए कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ऑर्गेनिक, और दूसरा टर्म यूज करते हैं प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक। तो कैसे, तो देखिए कंपाउंड्स हैं, या इसको बेटर कहा जाए, ये बेटर कहिए इसे केमिकल कंपाउंड है। इसको देखिए केमिकल कंपाउंड है। अब केमिकल कंपाउंड को बोला गया कि ये 2 तरह के हैं, एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा बताया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका जो सोर्स बताया गया प्यारे बच्चों, इसको समझिएगा, इसका सोर्स बताया, या जो मोस्टली जो सोर्स थे, वो सोर्स क्या थे, मिनरल्स थे। मतलब जो केमिकल कंपाउंड मिनरल से, अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में या सॉइल के अंदर जो मिनरल हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स हैं, उस मिनरल से अगर कोई केमिकल कंपाउंड हमको आइसोलेट होता है, तो उसको बोला गया क्या, उसको बोला गया प्यारे बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। मिनरल्स ऑरिजिन के अगर कोई कंपाउंड होंगे, उनको कंसीडर किया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किनको कहा गया, तो इसके सोर्स क्या थे, इसके सोर्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको पता है ये क्या क्या होते हैं, ये आपका होता है प्यारे बच्चों, प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। एनिमल, हम लोग भी, ह्यूमन भी एक एनिमल ही है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2
आप इसको बताइए कि ये प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड या तो प्लांट से या एनिमल से आइसोलेट होता है, ऑब्टेन होता है, प्राप्त होता है, तो उसको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक क्लियर है? उसको बोला गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनिशियली यही बताया गया और बर्जिलियस साहब ने यही कहा। उससे पहले, बर्जिलियस से पहले यही कॉन्सेप्ट था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो मिनरल्स ऑरिजिन के होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑरिजिन के होंगे, या तो प्लांट से ऑब्टेन होंगे या एनिमल से ऑब्टेन होंगे या आइसोलेट होंगे। तो अगर ऑर्गेनिक मतलब लिविंग से आया तो वो ऑर्गेनिक, और अगर नॉन लिविंग से मिनरल से आया तो इनऑर्गेनिक। अब यहीं पे उन्होंने थ्योरी दिया, बर्जिलियस साहब ने थ्योरी दिया, क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने दिया। अब इस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने क्या कहा, अब आ जाइए इस पे। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, इसमें इनका क्या कहना था प्यारे बच्चों? इस पे कहना था बर्जिलियस साहब का कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सॉरी कोई भी जो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका सिंथेसिस लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं किया जा सकता है। या सिंपली आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में सिंथेसिस नहीं कर सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनने के लिए लिविंग सिस्टम चाहिए, और लिविंग सिस्टम एक वाइटल फोर्स के प्रेजेंस में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं। आप और हम ह्यूमन एफर्ट लगा के लेबोरेटरी में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस नहीं कर सकते हो। इसी को कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहां पे कह सकते हो कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी synthesized in lab। लैब मतलब लेबोरेटरी। ये कहना था वाइटल फोर्स थ्योरी का, जो कि बाद में ये इनवैलिड हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत साबित हुआ। लेकिन उस समय बर्जिलियस ने, जो कि एक चोटी के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग ऑरिजिन के होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लेबोरेटरी में ह्यूमन एफर्ट से नहीं बना सकते हो। ये कहना था बर्जिलियस साहब का वाइटल फोर्स थ्योरी के द्वारा। बट ये जो थ्योरी दिया, ये लंबे समय तक ये थ्योरी सबको लगा कि ये थ्योरी तो करेक्ट है। ये थ्योरी जिसको उस समय के चोटी के साइंटिस्ट ने दिया है, तो वो तो गलत हो नहीं सकते हैं। तो इस वजह से लॉन्ग टाइम तक, बहुत ही लंबे समय तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट क्या रहा? रुका रहा। क्योंकि कोई दूसरे साइंटिस्ट ने कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि जब इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये कह दिया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस नहीं हो सकता है लेबोरेटरी में, तो हमें प्रयास ही क्यों करना है, हमें क्यों ट्राई करना है। तो इसलिए जो है लंबे समय तक, बहुत वर्षों तक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट रुका रहा। ठीक है, बट ये तो था बात गलत, तो इसको तो अपने डिस्प्रूफ होना ही था। अब आप देख लीजिए, नेक्स्ट पे आ जाइए, देखिए। अच्छा, कुछ इनके अब जैसे आते हैं नेक्स्ट पे। अब पहले थोड़ा और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि बाद में जब ये इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, तो लंबे समय तक ये थ्योरी सब लोगों को लगा कि करेक्ट है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम्स ये डिस्प्रूव हो गया, इनवैलिड हो गया, इनकरेक्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी बर्जिलियस को हम लोग याद करते हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने दिया, इस वजह से याद करते हैं। लेकिन ये थ्योरी गलत थ्योरी था, ये सही थ्योरी नहीं था, जो कि अभी आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। लेकिन बर्जिलियस के कंट्रीब्यूशन है, केमिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन है, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। ऑल्दो इन्होंने एक थ्योरी गलत दे दिया है ना। जैसे कैसे होता है कि न्यूटन साहब का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में बहुत है, उन्होंने मोस्ट ऑफ थ्योरी दिए, वो मोस्टली थ्योरी क्या थे? करेक्ट थे। इसलिए उनको हम सब याद करते हैं, जानते हैं, उनके थ्योरी को पढ़ते हैं, उनके चीजों को समझते हैं। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ थ्योरी उन्होंने दिया, उसमें भी न्यूटन से भी गलती हुई है। जैसे आप अगर याद करें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जब न्यूटन के फॉर्मूला से निकाला गया,
तो उस फॉर्मूला को मैथमेटिकली सॉल्व करके जब निकाला गया था तो गलत वेलोसिटी ऑफ साउंड आया था, तो और एक्सपेरिमेंटल डेटा से वो मैच नहीं हो रहा था, तो वहां पे न्यूटन साहब से गलती हुई थी, जो कि उनको करेक्शन किए थे दूसरे साइंटिस्ट ने, लाप्लास ने करेक्शन किया था वेलोसिटी ऑफ साउंड को, क्योंकि उन्होंने बताया कि न्यूटन साहब से कहाँ गलती हुई थी, तो न्यूटन साहब से भी गलती हुई थी, उसी तरह से इनसे भी गलती, इन साहब से भी गलती हुई, तो इसलिए अब बट आप थोड़ा जान लेते हैं कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज जैकब बर्जीलियस फेमस फॉर, किस वजह से ये फेमस थे। बर्जीलियस इज क्रेडिटेड विथ डिस्कवरिंग द एलिमेंट्स सेरियम, देखिए इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी किया, कौन कौन से एलिमेंट को डिस्कवर किया, सेरियम, सेलेनियम, पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन, जिरकोनियम, टाइटेनियम एंड थोरियम। थोरियम तो बहुत खतरनाक एलिमेंट है प्यारे बच्चों, थोरियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, है ना। अब आप समझिए सिलिकॉन का डिस्कवरी इन्होंने किया, सिलिकॉन का डिस्कवरी बर्जीलियस साहब ने किया, और आप समझिए कि सिलिकॉन पे पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फ्लरिश हुआ, और आज के समय में कंप्यूटर का डेवलपमेंट और अभी जो कंप्यूटर का रिवॉल्यूशन हुआ, आईटी रिवॉल्यूशन, उस सब में इस सिलिकॉन का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर ये सेमीकंडक्टर ना होता तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट नहीं होता, आईटी का डेवलपमेंट नहीं होता, कंप्यूटर साइंस का डेवलपमेंट नहीं होता। तो आप समझ लीजिए कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट का इन्होंने डिस्कवरी किया, सिलिकॉन का। उसके साथ ही साथ ये सारे एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कवर किया। ये बेसिकली क्या है, सेमीकंडक्टर, इससे ये खुद भी सेमीकंडक्टर है, इससे सेमीकंडक्टर बनाए भी जाते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने डिस्कवर किया। एज वेल एज ही इंट्रोड्यूस द रबर ट्यूबिंग इनटू द लेबोरेटरी, रबर ट्यूब को इन्होंने लेबोरेटरी में इंट्रोड्यूस किया। एज वेल एज फिल्टर पेपर फॉर एनालिटिकल केमिस्ट्री, अभी जो हम लोग केमिस्ट्री के लैब में फिल्टर पेपर देखते हैं और उसका यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, इन्हीं के द्वारा बनाया गया और इंट्रोड्यूस किया गया, इसलिए इनको सैल्यूट तो करना ही होगा। हालांकि वाइटल फोर्स थ्योरी इनका गलत साबित हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे प्यारे बच्चों, इनके कंट्रीब्यूशन और इनसे जो मिस्टेक हुआ उसको भी हम लोगों ने देखा। अब आइए देखिए दूसरे साइंटिस्ट का जो है ये इंट्रोड्यूस होते हैं इस वाइटल फोर्स थ्योरी में, है ना। तो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुए नहीं, ये साहब हैं प्यारे बच्चों, कौन है ये, फ्रेडरिक ओहलर। फ्रेडरिक ओहलर जो थे वो बेसिकली जॉन जैकब बर्जीलियस के स्टूडेंट ही थे। वो स्वीडिश थे, स्वीडन के रहने वाले थे, और ये जर्मनी के थे, ये जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट थे। देखिए 1828 फ्रेडरिक ओहलर ब्रेक डाउन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी कि फ्रेडरिक ओहलर को याद किया जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक करने के लिए, जो कि इनके गुरुजी के द्वारा दिया गया था प्यारे बच्चों। इनके गुरुजी थे कौन, बर्जीलियस साहब इनके गुरुजी थे, और ये उनके शिष्य थे, चेला थे, है ना, उनके स्टूडेंट रहे हैं। बट इन्होंने ही उनके वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक किया। इन 1828 फ्रेडरिक ओहलर, ए जर्मन साइंटिस्ट, जर्मन केमिस्ट, प्रिपेयर यूरिया इन द यूरिया एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को इन्होंने प्रिपेयर किया एंड ब्रोक द वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी को धज्जी धज्जी उड़ा दिया, मतलब तोड़ दिया। ही वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग अमोनियम साइनेट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। एक्चुअली ये जो है ना अमोनियम साइनेट बना रहे थे लेबोरेटरी में, बट अमोनियम साइनेट बने और उसको हीट जब किए तो वो तो अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम साइनेट बना रहे थे एक्चुअली में, बट एक्सीडेंटली, मतलब स्टेप आगे बढ़ के वो अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरिया में, है ना। और इस तरीके से यूरिया का सिंथेसिस हो गया। अब इसका मैं डिटेल आपको बताता हूं, पहले इसको समझिए। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड इन 1828। 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गया when फ्रेडरिक ओहलर सिंथेसाइज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। यहां पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि यूरिया का सिंथेसिस किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से इन्होंने बना दिया क्या, यूरिया। तो यही है अमोनियम साइनेट, यही भाई साहब है अमोनियम साइनाइड, और ये दूसरे भाई साहब क्या बन गए, यूरिया। तो यूरिया कैसे बना, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये इसको हिट किया इन्होंने,
अमोनियम साइनेट को हिट किया NH4CNO को, और ये आपस में एक रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इससे इसमें जो कन्वर्जन हुआ ये बेसिकली एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ इसमें, और ये अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया यूरिया में। यूरिया बेसिकली आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। ये आप देखिए, ये बेसिकली ऐसा है, इसी को लिखे हैं NH2CO NH2, NH2CO NH2। ठीक है, ये यूरिया है। अब देखिए ये यूरिया जो है, अब ये यूरिया को क्यों हम लोग कंसीडर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसको बनाने से पहले इसको कंसीडर क्या कर रहे थे कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे? बिकॉज ये यूरिया जो है ये कहां प्रेजेंट होता है प्यारे बच्चों? यूरिन में, यूरिन ऑफ मैमल्स, स्तनधारी प्राणी, जिसमें कि हम आप भी स्तनधारी प्राणी हैं। हिंदी में मैमल्स को क्या बोलते हैं? स्तनधारी, है ना। तो मैमल्स जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, उसके यूरिन में यूरिया पाया जाता है ना। अब चूंकि हम लोग एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी साइंटिफिकली एनिमल है ना, बायोलॉजिकली एनिमल कंसीडर हम लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको हमको कोई बोल दे कि आप एनिमल हो तो आप नाराज हो जाते हैं, बट साइंटिफिकली वी ऑल आर ह्यूमन आर आल्सो कंसीडर एज एनिमल। ठीक है, तो बेसिकली एनिमल एंड ह्यूमन के यूरिन में ये यूरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है। चूंकि ये एनिमल से के यूरिन से आइसोलेट किया गया, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था पहले से। अब इस यूरिया को, अब जो वो यूरिन से जो अब तक यूरिया हम लोग आइसोलेट कर रहे थे, बना रहे थे, निकाल रहे थे, बना तो नहीं रहे थे, निकाल रहे थे, आइसोलेट कर रहे थे, तो वो यूरिया यूरिन से हम लोग आइसोलेट कर रहे थे, एनिमल यूरिन से या ह्यूमन यूरिन से। अब सेम टू सेम, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी वाले यूरिया को फ्रेडरिक ओहलर ने लेबोरेटरी में बना दिया। कहां? अमोनियम साइनेट से बना दिया, है ना। तो इसलिए जैसे ही अमोनियम साइनेट से इन्होंने यूरिया बनाया, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गया? ब्रेक हो गया, टूट गया प्यारे बच्चों। तो यही बात यहां पे आपको यूरिया का सिंथेसिस से जो है फ्रेडरिक ओहलर ने पूरे वर्ल्ड में जो है तहलका मचा दिया। जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी टूटा, ब्रेक हुआ, उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे कंपाउंड का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गया, और इस तरह से जो है कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसिस किया जाने लगा, है ना। आज के डेट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जैसे लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं, है ना। अब थोड़ा इन पे थोड़ा मैं फोकस कर लेता हूं। ये देखिए बेसिकली अभी देखो कि वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट क्या था? रुका हुआ था। और जैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी को इन्होंने, फ्रेडरिक ओहलर ने ब्रेक किया, इसके बाद से डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। इसी वजह से इनको यानी फ्रेडरिक ओहलर को कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो देखिए फ्रेडरिक ओहलर, और ये उनका जन्म और ये उनका मृत्यु का ईयर दिया हुआ है, इज नोन एज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्यों इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है? ही वॉज द जर्मन केमिस्ट who was the first synthesize an organic compound from inorganic substance। चूंकि इन्होंने ही वाइटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक करके इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया, और इसके बाद कई सारे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लेबोरेटरी में किया जाने लगा। इसी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, और जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी की वजह से रुका हुआ था, इसीलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं प्यारे बच्चों। लेटर एसेटिक एसिड, ये एसेटिक एसिड है प्यारे बच्चों, CH3COOH, ये विनेगर में प्रेजेंट होता है ना, जिसको सिरका भी हिंदी में बोलते हैं। एसेटिक एसिड वाज सिंथेसाइज्ड बाय कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में एसेटिक एसिड को सिंथेसाइज किया, है ना। और ये कोल्बे ने सिंथेसिस किया। मीथेन है ना, मीथेन बाय बर्थेलॉट नाम के कोई केमिस्ट, किसी केमिस्ट ने मीथेन को लेबोरेटरी में सिंथेसिस किया। तो इस तरीके से इन लेबोरेटरी फाइनली शोड दैट
ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन लेबोरेटरी। इस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो इस तरीके से हम लोगों का जो है ये टॉपिक को इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया। अब इसमें जो मेन पॉइंट प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो लिमिटेशन मैंने बताया कि कार्बन के कंपाउंड्स हैं, फिर कार्बन में भी कुछ कंपाउंड इनऑर्गेनिक हैं, मोस्ट ऑफ कार्बन के कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं, और कार्बन को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स हैं उसके कंपाउंड्स तो इनऑर्गेनिक हैं। और ओरिजिन वगैरह मैंने बताया कि सोर्स के बेसिस पे कैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंसीडर किया जाता है, एवरीथिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, अब आते हैं प्यारे बच्चों के फीचर्स ऑफ कार्बन। क्योंकि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि कार्बन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेन एलिमेंट्स हैं। जब ये मेन एलिमेंट्स हैं तो कार्बन के को तो सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा। उसके बाद जब पहले हमको कार्बन को जानना है, फिर उसके बाद हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को जानेंगे। तो कार्बन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स ऑफ कार्बन। फीचर्स ऑफ कार्बन, अब कार्बन के क्या क्या फीचर्स हैं, तो 3 फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो 3 फीचर्स क्या क्या हैं वो आपके सामने है, देख लीजिए। फर्स्ट फीचर्स है प्यारे बच्चों, ये है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। दूसरा है केटनेशन, और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे प्यारे बच्चों कि टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब हुआ। टेट्रावैलेंसी का मतलब हुआ कि कार्बन जो एलिमेंट्स हैं वो टेट्रा मतलब क्या, टेट्रा का मीनिंग क्या होता है, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4। तो कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं, इट मीन्स व्हाट, कि कार्बन जो है ये क्या बनाते हैं, 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज। कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन ये कार्बन यहां पे कह सकते हैं कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज। कार्बन टेट्रावैलेंट होते हैं, मतलब हो गया कि कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं खुद के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ। केटनेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कैटेनेशन क्या होता है कि कोई एलिमेंट है वो खुद के ही अपने ही एलिमेंट से जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं या रिंग बना लेते हैं, उसको कैटेनेशन बोलते हैं। टेट्रा वैलेंसी तो क्लियर है कि टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस बॉन्ड। तो कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑलवेज, खुद के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ। कैटेनेशन क्या हो गया, सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग का मतलब कार्बन का लिंकिंग कार्बन के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट्स में भी कैटेनेशन होता है। कार्बन में कैटेनेशन सबसे ज्यादा होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा कैटेनेशन एबिलिटी अगर है किसी के पास तो वो कार्बन के पास है। जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जिसके पास कैटेनेशन होता है वो दूसरे एलिमेंट्स हैं सिलिकॉन, आपका सल्फर, इसके पास भी कुछ कैटेनेशन होता है, इसमें भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है बट कार्बन से कम होता है। तो कार्बन के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेता है, ओपन चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक चेन बना सकता है, रिंग बना सकता है। तो इसी को बोला जाता है कैटेनेशन। और फिर तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन फॉर्म्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, है ना, फॉर्म्स सिंगल, डबल and triple bonds with itself or with other element। मतलब कार्बन खुद के साथ, कार्बन के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं।
कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है कैटनेस, इसी को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो ये 3 प्रॉपर्टीज जो है प्यारे बच्चों, ये कार्बन को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। ये तीनों प्रॉपर्टी सभी एलिमेंट्स में नहीं होता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी, ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें है? कार्बन में है। ये क्या है? स्पेशल प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में है। इसी तीनों प्रॉपर्टीज के वजह से आपको और हमको देखने को मिलेगा कि कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नेचर में प्रेजेंट होते हैं, सिंथेटिकली लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, है ना। क्योंकि कार्बन के पास ही सिर्फ इस तरह के 3 प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। इसको डिटेल में हम लोग और नेक्स्ट क्लास में एम्फेसिस करेंगे। तो आज हम लोगों ने प्यारे बच्चों टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये जो टॉपिक है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में आई थिंक कि ये चैप्टर नंबर आई थिंक है ये 8, चैप्टर नंबर 8 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसको मैंने चैप्टर नंबर 8, ये क्लास 11th के सेकेंड वॉल्यूम में प्रेजेंट है। क्लास 11th के जो एनसीईआरटी हैं उसके सेकेंड वॉल्यूम में चैप्टर नंबर या यूनिट 8 में प्रेजेंट है, और उसी को मैंने आज शुरू किया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ से स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक टूल्स को सीखा था, कुछ क्वेश्चन को किया था, उसको आप देखिए वीडियो को, तो उससे आपको जरूर जो है बेसिक को मजबूत करने में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आगे इसको हम लोग सीक्वेंस में बढ़ाएंगे, और फिर इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम लोग नोमेनक्लेचर पे शिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो इसमें कुछ और भी बेसिक बातों को बताएंगे, और उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर पे शिफ्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आज का सेशन काफी यूजफुल आपके लिए रहा होगा, एज आई होप। तो हम लोग मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। सो ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।